नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि आयशा मारवा यहाँ पर अभी किंग और अनंता के साथ किंग के कमरे में थी। तभी उन सब के कानों में अभी यहाँ पर एक मिलीडिशियन धुन जाती है, जिसे सुनकर आयशा वहाँ से भागने लगती है। आयशा को इस तरह से भागता हुआ देखकर अनंता भी अब उसके लिए चिंतित हो जाती है कि आखिर आयशा ने अपने मन में रोहित के लिए कौन सा डर पाल लिया है। जैसे वो वहाँ पर जाती है तो देखती है कि रोहित यहाँ पर पियानो बजा रहा था, इसलिए रोहित को ऐसे पियानो बजाता हुआ देखकर अब आयशा मारवा कहती है, तुम्हारी माँ की कही हुई बात तुम्हारे लिए कोई भी मायने नहीं रखती है ना। हाँ, अब इस बात पर यहाँ पर इससे पहले कि रोहित कुछ भी कहता कि अनिका कहती है, सॉरी माँ, वो मैंने ही मिस्टर मारवा से ये बजाने के लिए कहा था। अब ये बात सुनते ही आयशा मारवा अब अनिका को कोई भी जवाब नहीं देती, बल्कि वो बस रोहित की तरफ ही देख रही थी। और ऐसे देखते हुए ही आयशा मारवा सीधे ही रोहित के पास आकर खड़ी हो जाती है। जैसे ही आयशा मारवा रोहित के पास आकर खड़ी होती है तो अपनी माँ को ऐसे देखकर रोहित भी, क्योंकि रोहित जानता था कि उसने अपनी माँ से प्रॉमिस किया था, ये उससे गलती हुई थी कि उसने उसके प्रॉमिस को तोड़ा था, तो इसलिए रोहित भी अब अपनी जगह पर अपनी सीट पर ही खड़ा हो जाता है। इधर वो बार बार अपनी नजरों को इधर उधर घुमाने लगता है, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास तो हो गया था, लेकिन अपनी गलती अपने किए हुए इस काम के लिए उसके पास कोई सबूत नहीं थे। इसलिए वो अपनी आयशा माँ को की आंखों में नजरें नहीं मिला पा रहा था। इधर जैसे ही रोहित ऐसे अपनी इधर उधर नजरें घुमा रहा था तो आयशा मारवा ने यहाँ पर आओ देखा ना ताओ और सीधा ही रोहित के गाल पर एक जोर का थप्पड़ जड़ दिया। रोहित को थप्पड़ जड़ते हुए ही अब यहाँ पर आयशा मारवा रोहित से कहती है, मेरी नजरों से नजरें मत चुराओ रोहित, मैंने मना किया था ना तुम्हें कि तुम कभी भी ऐसा नहीं करोगे, लेकिन नहीं, जो मैंने मना किया है तुम्हें वही करना था ना। इधर अब यहाँ पर आयशा ने जितनी जोर से यहाँ पर रोहित को थप्पड़ मारा था, ये देखकर तो वहाँ पर खड़े सभी शौक हो जाते हैं। सभी बस यहाँ पर शौक में अब कभी आयशा मारवा को देख रहे थे तो कभी रोहित मारवा को। किसी को आयशा के इस रिएक्शन की उम्मीद ही नहीं थी कि जस्ट एक पियानो बजाना रोहित के लिए इतना बड़ा गुनाह हो जाएगा कि आयशा मारवा उसे थप्पड़ जड़ देगी। तो इधर अब यहाँ पर ये सब देखकर अब स्वाति मल्होत्रा अब आर्यन और अलेक्जेंडर से कहती है, बच्चों आप दोनों अभी अपने रूम में जाइए, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा ने भाप लिया था कि अगर आयशा ने रोहित को थप्पड़ मारा है तो ये मामला सच में बहुत ही बड़ा संगीन है। इसलिए बच्चों के सामने यहाँ पर कोई भी और तमाशा हो या कोई भी ऐसी वैसी बात हो वो ठीक नहीं होगी। इसलिए सिचुएशन को देखते हुए वो सबसे पहले आर्यन और अलेक्जेंडर को उसके कमरे में जाने के लिए कहती है। इधर अपनी नानी माँ की ये बात सुनते ही आर्यन और अलेक्जेंडर एक पल के लिए तो अपने डैड की तरफ देखते हैं, क्योंकि उन्हें भी अपने डैड के लिए काफ़ी बुरा लग रहा था। उन्हें भी इन सब चीज़ों की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो भी यहाँ पर बड़ों के बीच में कुछ कह नहीं सकते थे। इसलिए वो यहाँ पर हाँ में अपना सिर हिलाते हुए अब उस रूम से बाहर की तरफ निकल कर जाने लगती हैं। जब वो यहाँ पर बाहर जा रहे थे तभी दरवाजे तक जैसे ही वो पहुँचते हैं तो दरवाजे पर किंग को देखकर अब वहाँ पर अलेक्जेंडर काफ़ी हिम्मत करके कहता है, बड़ी दादी माँ को क्या हो गया है, क्योंकि किंग वहाँ पर दरवाजे पर ही थे, इसलिए उसे ये बात अपने बड़ी से पूछना ही ठीक समझा। और वो कहता है, हम तो बस यहाँ पर एंजॉय ही तो कर रहे थे ना बड़ी, हमने सच में कुछ गलत नहीं किया। क्या आपको भी लगता है कि हमने कुछ गलत किया है जो दादी माँ ने का इस तरह से रिएक्शन निकल कर आया है? क्योंकि अलेक्जेंडर और आर्यन के दिमाग में यहाँ पर बहुत सारे सवाल उमड़ रहे थे। उन्हें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर उनसे गलती हुई है तो कहाँ पर हुई है, क्योंकि वो भी यहाँ पर इस प्रॉमिस के बारे में नहीं जानते थे। इधर अलेक्जेंडर की इस बात पर अब अनंता कहती है, नहीं बच्चों, आप सभी ने कुछ भी गलत नहीं किया है।
और हाँ, आप दोनों इसके बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, हम है ना, हम देखते हैं। इधर अनंता की ये बात सुनते ही बारियन कहता है, फिर अगर हम सब ने किसी ने कुछ भी गलत नहीं किया है तो फिर दादी माँ ने डैड को थप्पड़ क्यों मारा? हाँ, ये भी तो गलत बात है ना। अब डैड कोई छोटे बच्चे थोड़ी ही हैं जो दादी माँ जब चाहे उन्हें थप्पड़ मार देंगी। अरे हमें ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि हमारी आंखों के सामने, इवन हम सब के सामने दादी माँ ने डैड को इस तरह से थप्पड़ मारा। अब और ये कहते हुए ही अब बच्चे अपने सवालिया नज़रों से ही एक बार पीछे की तरफ देखते हैं और फिर बच्चे वहाँ से बाहर चले जाते हैं। जैसे ही आर्यन और अलेक्जेंडर अब यहाँ से जाते हैं तो अब किंग को भी यहाँ पर अब ये बात सुनकर के आयशा ने रोहित को थप्पड़ मारा है। किंग को भी काफ़ी गुस्सा आता है क्योंकि किंग ने भी ये सब एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि सच में आयशा कुछ ऐसा करेगी। हालांकि वो आयशा की तरह से हरकत को लेके कि जब वो कमरे से भागी थी वो खुद भी परेशान थे, लेकिन वो यहाँ पर आकर ये करेगी ये उन्होंने भी नहीं सोचा था। इसलिए किंग अब जल्दी से कमरे में आते हैं और कमरे में आने के बाद अब वो यहाँ पर आयशा के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और अब आयशा से कहते हैं, आयशा ये क्या तरीका है? अरे ऐसा भला कौन करता है और वो भी सबके सामने? और रोहित क्या तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो? इधर जिसके सामने आकर खतरनाक से भी ज्यादा खतरनाक इंसान कांपने लगता है, आज उसे ही कोई भी आकर इस तरह से थप्पड़ मार सकता है क्या तुम्हें अब अपना वजूद भी याद नहीं है रोहित? अपने बारे में सोचो कि तुम अंडरवर्ल्ड के लोगों के लिए भी कितना बड़ा खतरा हो। तुम्हारे सामने आने से पहले इवन तुम्हारा नाम सुनने से ही तुम्हारे दुश्मन तक कांपने लगते हैं क्योंकि तुम किंग हो और तुम्हें किसी ने भी एक ऐसा थप्पड़ मार दिया। जैसे ही ये शब्द अब यहाँ पर आयशा मारवा के कान में गए तो वो भी यहाँ पर बस रोहित की ही तरफ देख रही थी और अब देखकर कहती है, कौन हो तुम और क्यों हमारे सामने आने से लोग डरते हैं? बताओ रोहित, क्या कह रहे हैं तुम्हारे नाना जी? और क्या मैं तुम्हारे लिए कोई भी हूँ? हाँ, क्या कहा तुम्हारे नाना जी ने कि कोई भी तुम्हें इस तरह थप्पड़ मार देगा? अपना वजूद बताओ रोहित। आखिर कौन हो तुम जो तुम्हारे दुश्मन भी तुमसे डरते हैं? इधर अब यहाँ पर क्योंकि किंग ने ये बात गुस्से में रोहित से कह तो दी थी, वो यहाँ पर ये भूल गए थे कि आयशा भी यहीं पर ही खड़ी है क्योंकि आयशा रोहित के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं जानती थी। इधर अब आयशा के तो मन में और भी बहुत सारे सवालों ने अब जन्म ले लिया था। इधर आयशा के इन सवालों पर इससे पहले कि रोहित अब कोई भी जवाब देता कि तभी यहाँ पर किंग की एक रोबीली आवाज़ अब उनके कानों में आती है जो कि कह रहे थे वो कोई और नहीं, वो किंग हैं। अरे वो किंग जिसके आगे अंडरवर्ल्ड के डॉन भी अपना सिर झुकाते हैं क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं। अगर यहाँ पर किसी को भी किंग की पदवी को रिस्पेक्ट देना नहीं आता है ना तो वो जाकर एक बार पेरिस की राजमाता के बारे में जान सकता है क्योंकि किंग का एक अपना वजूद है। किंग को कोई भी इस तरह से थप्पड़ मारना तो दूर उन्हें टच भी नहीं कर सकता। और हाँ रोहित, अगर तुम्हारे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है तो मैं तुम्हें किंग की पदवी से अभी के अभी हटा दूंगा क्योंकि ये चीज़ मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। भले ही वो तुम्हारी माँ ही क्यों ना हो कि कोई भी किंग को इस तरह से थप्पड़ मार दे। तुम भूले तो नहीं हो ना, अगर तुम किंग हो तो मैं किंग मेकर हूँ और तुम्हें इन रूल्स को मानना होगा रोहित। मैं इसके आगे और कुछ भी ना कहना चाहूँगा, ना ही मैं सुनना चाहूँगा। अगर मैं किंग को बना भी सकता हूँ तो मैं किंग को उसकी पदवी से हटा भी सकता हूँ। मैंने तुम्हें सारी की सारी जिम्मेदारियाँ इसलिए दी थी ताकि मैं एक अच्छा किंग यहाँ पर बना सकूँ। लेकिन आज जो यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उससे साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर किंग की पदवी का मजाक बनाया गया है। इसलिए तुम ऐसा करो, अभी के अभी रिजाइन कर दो। मेरे पास अभी और भी ऑप्शन है क्योंकि किंग की पदवी के लिए मेरे पास यहाँ पर अलेक्जेंडर है। अलेक्जेंडर को मैं किंग की कुर्सी पर बैठा दूंगा। और वैसे भी तुम अभी अपनी फैमिली को देखो क्योंकि तुम किंग की पदवी से ज़्यादा, किंग के कामों से ज़्यादा तुम अपनी फैमिली में ही उलझे रहते हो। इसलिए अभी अपनी फैमिली को देखो और इस पदवी से रिजाइन
साइन कर दो। यहाँ किंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए किंग अब यहाँ पर रोहित को डांटने में बिजी थे। एक बेचारा रोहित जिसका क्या कसूर था, वो क्योंकि वो अपनी माँ के सामने कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं उठा सकता था, वो बस अब यहाँ पर अपनी फैमिली की तरफ देखकर ही चुप था। इधर उन्होंने आयशा के ऊपर इधर किंग जब ये सब कुछ कह रहे थे, उन्होंने तो ये सब कहते हुए आयशा के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया कि आयशा के चेहरे के एक्सप्रेशन अभी बदल रहे थे, क्योंकि आयशा को रोहित के बारे में ये सब कुछ पता ही नहीं था। उनके कान में बस एक ही शब्द गूंज रहा था, और वो था किंग। इतने वक्त तक किंग के साथ रहने के बावजूद भी वो अपने पापा और अपने बेटे की असली पहचान से अब तक अनजान थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि पहले उसके पापा किंग थे और उसका बेटा भी अब किंग है, और उसके बनाने वाले उसके पापा ही हैं। वो भी अपनी लाइफ के हर इंसिडेंट को धीरे धीरे अब कनेक्ट करने लगती है, क्योंकि आयशा मारवा खुद एक किंग की बेटी थी। स्टार्टिंग से लेकर अब तक की उसकी लाइफ में जितने भी इंसिडेंट हुए थे, जितनी भी घटनाएं हुई थी, वो बस अभी ये किंग शब्द सुनने से ही सबको जोड़ने लगती है। और इन सबको जोड़ते हुए वो कहती है, क्या मिस्टर धर्मराज मारवा को पता था कि मैं कौन हूँ? क्योंकि जिस तरह से आप ये कह रहे हो कि आप किंग थे, तो अब मुझे सच बताइए, क्या वो जानते थे कि मैं किंग की बेटी हूँ? इधर आयशा की इस बात को सुनकर अब किंग कहते हैं, हाँ वो जानते थे। इवन सिर्फ उसे ही नहीं, बल्कि देवराज गुलेरिया को भी तुम्हारे सच के बारे में पता था कि तुम किंग की बेटी हो। इधर जैसे ही किंग ने ये कहा, किंग की शब्द ने तो आयशा को एक और शौक दे दिया था, क्योंकि जब से आयशा यहाँ पर आई थी, उसे बस शौक पर शौक लग रहे थे। एक तरफ उसे अपने पिता के बारे में सच पता चला था, तो दूसरी तरफ अपने बेटे के बारे में, और तीसरा सबसे बड़ा सच कि अब तक उसके साथ जो भी घटनाएं हुई थी, वो सिर्फ इसी चीज़ से रिलेटेड थी, क्योंकि वो किंग की बेटी थी। इसलिए अब इस जोक में उसके मुंह से निकल जाता है, अच्छा तो इसलिए वो अपने बेटे राजीव गुलेरिया की शादी मेरे साथ करवाना चाहते थे। अब मुझे समझ में आया कि वो मुझसे शादी क्यों कराना चाहते थे, और करण गुलेरिया भी उनके साथ थे। मुझे लगा था कि करण धनंजय के लिए मुझे भगाना चाहते हैं, लेकिन ये सच नहीं था। वो तो अपने भाई के लिए अभी यहाँ पर आयशा के मन में अब करण को लेकर भी एक गलतफहमी आ जाती है, क्योंकि वो अब यही सोचती है कि अगर उसके पिता को ये पता था कि मैं किंग की बेटी हूँ, तो करण यहाँ पर मुझे धनंजय से शादी करने के लिए उसके मंडप से नहीं भगा रहे थे, बल्कि वो उसके बाद राजीव से उसकी शादी करवाना चाहते थे। यहाँ आयशा ने अभी इतना ही कहा था कि तभी जो कि स्वाति मल्होत्रा यहाँ पर ये सब सुन रही थी। स्वाति मल्होत्रा अब समझ चुकी थी कि आयशा अब किस ट्रैक पर जा रही है। वो यहाँ पर करण को गलत समझ रही है, इसलिए स्वाति मल्होत्रा यहाँ पर करण की तरफ से सफाई देते हुए कहती है, नहीं आयशा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। करण ने कभी भी अपने पापा का साथ नहीं दिया है, वो कभी भी अपने पापा के साथ थे ही नहीं। मैं वजह तो नहीं जानती हूँ कि आखिर क्या है, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी इस बात पर यकीन बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि करण गुलेरिया ने ना पहले कभी अपने पापा का साथ दिया था और ना ही वो कभी देंगे। अब स्वाति की इस बात पर अब आयशा कहती है, मुझे अब तक लगता था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी सहा है वो मेरी किस्मत थी, क्योंकि आज तक मैं हर एक प्रॉब्लम को अपनी किस्मत का दुख समझकर सहती आई थी। लेकिन ये सच नहीं है। मेरी ज़िंदगी की परेशानी की वजह तो मेरे कोई नहीं, बल्कि मेरे पापा हैं। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पापा की वजह से हुआ है। और ये कहते हुए ही आयशा मारवा अब इधर उधर देखने लगती है, क्योंकि आयशा मारवा अब इस चीज़ को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। अब आयशा मारवा पूरी तरह से टूट चुकी थी। तो वहाँ जब वो इधर उधर देखती है, तो वहाँ पर आयशा मारवा को साइड में एक डंडा दिखाई देता है। जैसे ही आयशा मारवा उस डंडे को देखती है, तो वो उसके पास जाकर अब उसे अपने हाथ में पकड़कर अभी अपने तेज कदमों को अब उस पियानो के
पास लेकर आ जाती है, क्योंकि वो अब यहाँ पर हर चीज़ को नष्ट कर देना चाहती थी। आयशा मारवा जब पियानो के पास आती है तो वो अपने दोनों ही हाथों से उस डंडे को जोर से पकड़ते हुए, अपनी पकड़ को मजबूत बनाते हुए अब उस डंडे को पियानो पर ही मारने लगती है और पियानो पर मारते हुए ही कहती है, मना किया था ना तुझे मैंने, फिर भी क्यों बजाया तुमने इसे। आयशा को इस तरह से ऐसे करता हुआ देखकर अभी सभी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं कि आयशा ऐसा क्यों कर रही है। तो वहीं अपनी माँ को इस तरह से करता हुआ देखकर अब रोहित कहता है, माँ आप प्लीज़ रुक जाइए माँ, देखो आप, मैं मानता हूँ मैंने गलती की है, मैंने आपके मना करने के बावजूद भी इसे बचाया है, लेकिन देखिए अभी आप मान लीजिए, अगर आप ऐसे ही करती रही तो इस डंडे से या इस पियानो के टूटने से आपको भी चोट लग जाएगी, आप प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। इधर रोहित, जो कि अपनी माँ को रोकने के लिए ये सब कह रहा था, तो रोहित की इस बात का जवाब देते हुए आयशा मारवा कहती है, तो लग जाएगी तो क्या रोहित, हाँ वैसे भी मुझे चोट लग जाएगी तो लगने दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हें, मुझे चोट लगे या ना लगे, तू मेरी बात सुनता क्यों नहीं है। अगर तुम्हें इतनी ही फिक्र है मुझे चोट लगने की, फिर तो तुम्हें मेरी बात भी तो माननी चाहिए थी ना रोहित। इधर आयशा मारवा की इस बात पर अब रोहित कहता है, माँ प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मैं कभी भी पियानो नहीं बजाऊंगा, मुझसे गलती हुई है माँ, लेकिन प्लीज़ मेरी वजह से आप अपने आप को नुकसान मत पहुंचाइए। इधर रोहित की ये बात सुनते ही आयशा मारवा कहती है, तुझे मेरी चिंता है, हाँ ये कहा ना तूने। और ये कहते हुए ही आयशा भी यहाँ पर डंडे से अब मार के अब उस पियानो को पूरी तरह से तोड़ देती है। और उस पियानो के टूटने के बाद भी आयशा उसके ऊपर डंडे से मारती है, क्योंकि ये पियानो अभी पूरी तरह से नष्ट हो चुका था, लेकिन वो अभी भी रुकने के लिए तैयार ही नहीं थी। इधर आयशा का गुस्सा आयशा को इस तरह से करता हुआ देखकर अब किंग भी परेशान हो गए थे, इसलिए तभी अब किंग उस डंडे को अब पकड़ लेते हैं। जैसे ही आयशा ने भी यहाँ पर उस डंडे को उठाया, वो अपने एक हाथ को आगे हटाकर अपने फोर्सफुली उस डंडे को पकड़ते हैं और कहते हैं, बस करो आयशा, एक बार देख तो लो कि पूरा का पूरा पियानो अभी टूट चुका है। अपने होश में आओ आयशा, इस तरह से क्यों, तुम अब पागलों की तरह रिएक्ट कर रही हो। अब क्या अभी भी तुम्हें शांति नहीं हुई है, पूरे के पूरे पियानो को तोड़ने के बाद भी। अब यहाँ पर किंग की ये बात सुनते ही अब आयशा उस डंडे को दूसरी तरफ फेंक देती है। जैसे ही आयशा ने इस डंडे को दूसरी तरफ फेंका तो ये डंडा अब सीधा का सीधा जाकर अब यहाँ पर शीशे पर लगता है। शीशे पर लगते ही ये डंडा वो वहाँ पर मौजूद उस कमरे का शीशा अब वहाँ पर टूट जाता है। जो जैसे ही ये शीशा टूटा तो उसके कांच के टुकड़े भी यहाँ पर फर्श पर गिर जाते हैं। अब जैसे ही ये यहाँ पर ये कांच इस तरह से फर्श पर गिरने लगे तो इन्हें देखकर अब रोहित कहता है, अनिका स्वाति माँ बी केयरफुल, आप दोनों को लगी तो नहीं, क्योंकि जहाँ पर इस कमरे में ये शीशा लगा हुआ था वहीं पर अनिका और स्वाति मल्होत्रा दोनों ही खड़ी हुई थी, इसलिए रोहित उनको लगा कि कहीं इनमें से कोई शीशा उन दोनों को तो नहीं लग गया। इधर रोहित की इस बात को सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, डोंट वरी रोहित, मैं ठीक हूँ। इधर अनिका तुम्हें कहीं लगा तो नहीं। इधर अब उसकी इस बात पर अब अनिका कहती है, नहीं माँ मैं भी पूरी तरह से ठीक हूँ, लेकिन आयशा माँ ऐसा क्यों कर रही है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अनिका अभी तक बस आयशा को ही बड़े ही ध्यान से देख रही थी। इधर अनिका की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, पता नहीं बेटा क्यों वो ऐसा कर रही है, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लग रहा है अब ये बात सिर्फ पियानो की तो नहीं है, क्योंकि पियानो बजाना कोई गुनाह तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना तो अब मैं समझ सकती हूँ कि ये कुछ और ही वजह है जो शायद पियानो से जुड़ी हुई है। अब इस बात पर अब अनिका कहती है, हाँ माँ शायद आप सही कह रही हैं। अब वहाँ पर खड़े हुए अब सभी को आयशा की चिंता हो रही थी, तो वहीं अब आयशा कहती है, आप मेरे पापा हैं, तो बताइए आपने कभी भी मेरी प्रॉब्लम में मेरा साथ क्यों नहीं दिया। अगर आप चाहते तो सच में, क्योंकि आप जिंदा थे तो आप मेरा साथ दे सकते थे, आप मुझे हर एक प्रॉब्लम से बचा सकते थे।
आयशा की ये बात सुनते ही भी यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा इससे पहले कि किंग कुछ भी कहते तभी स्वाति कहती है, तुम गलत कह रही हो आयशा। आज अगर तुम और रोहित सेफ हो तो सिर्फ अपने पापा की वजह से, वरना आज तक तुम लोग सेफ बिल्कुल भी नहीं होते। अब स्वाति की ये बात सुनते ही आयशा अब अपने कदमों को पीछे की तरफ बढ़ाने लगती है। आयशा जब अपने कदमों को वहां से पीछे हटा रही थी, जिसे अनिका ने नोटिस कर लिया था। अनिका को पता था कि उसकी आयशा माँ अगर एक कदम भी पीछे की तरफ बढ़ाएगी तो उनके पांव यहाँ पर जख्मी हो जाएंगे, क्योंकि अब इस कमरे में पूरे के पूरे कांच बिखरा हुआ था। और यही सब सोचकर अनिका अब दौड़कर जल्दी से आयशा मारवा के पीछे जाकर अब उन्हें पीछे से पकड़ लेती है, ताकि अब वो और भी पीछे ना हटे। इधर उन्हें हक करते हुए यह अनिका कहती है, आयशा माँ प्लीज़ 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 आप शांत हो जाइए। आप अपनी शिकायतें अपने पापा से कहिए ना, वो आपकी पूरी की पूरी शिकायतें दूर कर देंगे, क्योंकि आपके पापा आपके सामने हैं। आज आप अपने मन में जितनी भी शिकायतें हैं, जितना भी गुस्सा है, वो आप सब कुछ शेयर कर सकती हैं, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ ऐसे नहीं, शांत होकर कहिए और शांत होकर सुनिए। अनिका ने जैसे ही ये कहा, ये सुनते ही तो आयशा मारवा कहती है, अनिका मुझे छोड़ो। और ये कहते हुए ही आयशा मारवा अब खुद को अनिका की गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन अनिका ने पहले ही खतरे को भांप लिया था। इसलिए अनिका की ग्रिप यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। अनिका ने काफ़ी स्ट्रॉन्गली आयशा मारवा को पकड़ा हुआ था कि तभी यहाँ पर जब अनिका ने आयशा को पकड़ा हुआ था, तब रोहित की नज़र अनिका पर जाती है और उसके पाँव पर जाती है। जब रोहित अनिका के पाँव को देखता है तो वो जल्दी से अब रोहित भी अनिका के पास जाकर अब अनिका और अपनी माँ को दूसरी तरफ कर देता है, क्योंकि वहाँ पर कांच बिखरे हुए थे। जहाँ किंग अब आयशा के हाथ को पकड़कर उसे उसके रूम की तरफ लेकर जाने लगता है, तो वहीं रोहित अनिका को अपनी बाहों में उठा लेता है और वो अपनी नानी माँ से कहता है, आप माँ के पास रहेंगी। अब यहाँ रोहित की इस बात पर अब अनंता कहती है, हाँ क्यों नहीं, तुम अनिका का ख्याल रखो, मैं हूँ ना। और ये कहते हुए ही अनंता किंग के पीछे जाने लगती है, क्योंकि यहाँ पर अनिका के पाँव में भी अब तक बहुत सारे कांच घुस गए थे। तो वहीं रोहित अब स्वाति की तरफ देखकर कहता है, स्वाति माँ आप अनिका के पाँव को चेक कीजिए ना। रोहित ने जैसे ही ये बात यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा से कही, तो ये सुनते ही से पहले कि स्वाति मल्होत्रा कुछ भी कहती कि तभी अनिका बीच में ही जवाब देते हुए कहती है, मिस्टर मारवा मैं ठीक हूँ, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, आप हर बार कैसे भूल जाते हैं। मिस्टर मारवा मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, इवन मैं अपने पैर को भी खुद चेक कर सकती हूँ। अब यहाँ पर अनिका की ये बात सुनते ही यहाँ पर रोहित कहता है, डॉक्टर अमृता इस वक्त आप बिल्कुल चुप रहिए, क्योंकि इस वक्त आप सिर्फ एक डॉक्टर अमृता या कुछ और नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इस वक्त आप मेरी पत्नी हैं, अनिका गुलेरिया हैं। इसलिए आप अब बिल्कुल चुप हो जाइए बिना कोई भी शब्द किए। मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनूंगा अनिका, इवन अब तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। और ये कहते हुए ही जहाँ रोहित अब स्वाति मल्होत्रा की तरफ देखने लगता है और कहता है, माँ प्लीज़। अब यहाँ पर रोहित की इस बात को सुनकर जहाँ स्वाति मल्होत्रा के चेहरे पर एक खुशी थी, तो अनिका हैरानी से बस रोहित की तरफ ही देख रही थी। इधर रोहित की इस बात पर स्वाति कहती है, हाँ क्यों नहीं रोहित, चलो अनिका को तुम्हारे रूम में लेकर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो ऑलरेडी कितने कांच के टुकड़े गिरे हुए हैं, इससे हम में से किसी और को भी चोट लग सकती है। यहाँ पर स्वाति की ये बात सुनते ही रोहित हाँ में अपना सिर हिलाता है और वो अनिका को एलिवेटर की तरफ लेकर जाने लगता है। इधर कुछ ही देर के बाद जैसे ही रोहित अनिका को अपनी बाहों में लेकर अपने रूम के पास आता है, तो वो अनिका को वहाँ पर बेड पर लेटा देता है। तो वहीं अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, रोहित फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ पर है, क्योंकि रोहित ने अभी भी अनिका को अपनी गोद में लेटाया हुआ था। इस बात पर अब रोहित कहता है, माँ वो सेकंड ड्रॉर में है। रोहित की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा उस ड्रॉर को खोलकर अब वो जल्दी से सबसे पहले उस फर्स्ट एड बॉक्स को निकालती है। फर्स्ट एड बॉक्स को अपने हाथ में लेने के बाद स्वाति मल्होत्रा अनिका के पास आकर अब
पाँव को देखने लगती है क्योंकि जब जैसे ही स्वाति मल्होत्रा ने अनिका के पाँव को देखा तो वहाँ पर उसका बहुत सारा ब्लड लॉस हो चुका था। अनिका के पाँव में सिर्फ खून ही खून नजर आ रहा था और क्योंकि खून की वजह से उसमें कांच भी नहीं दिख रहा था। जहां एक तरफ रोहित के चेहरे पर टेंशन थी तो वहीं अनिका अब अपनी माँ से कहती है, माँ मिस्टर मारवा को तो समझ में आता है, लेकिन आप खुद देखिए ना, मैं ठीक हूँ जब मैं कह रही हूँ। तो अब यहाँ पर अनिका की ये बात सुनते ही स्वाति अब यहाँ पर अनिका की किसी भी बात को नहीं सुनती और इवन वो कहती है, हाँ अनिका मुझे दिख रहा है कि तुम कितनी ठीक हो। और ये कहते हुए ही स्वाति मल्होत्रा बड़े ही ध्यान से अब अनिका के पाँव को साफ करने लगती है ताकि जब वो खून वहाँ से जब साफ हो तो उसे वो कांच के टुकड़े दिखाई दे सकें। जैसे ही यहाँ पर वो उसके पाँव को साफ कर रही थी तो वहाँ पर उसके पाँव में कुछ छोटे छोटे कांच के टुकड़े घुसे हुए थे, इसलिए उन टुकड़ों को देखने के बाद अब स्वाति मल्होत्रा बड़े ही ध्यान से उन छोटे छोटे टुकड़ों को निकालने लगती है। हालांकि जब स्वाति मल्होत्रा उन कांच के टुकड़ों को निकाल रही थी तो अनिका को पेन तो बहुत ही हो रहा था, लेकिन क्योंकि अनिका इसे अच्छी तरह से बर्दाश्त करना चाहती थी, अनिका अपने चेहरे को अभी भी नॉर्मल रखे हुए थी क्योंकि उसे पता था कि अगर वो अपने चेहरे के पर इस पेन को लेकर आएगी तो शायद रोहित उसे देखकर और भी परेशान हो जाएगा। इधर स्वाति मल्होत्रा उन टुकड़ों को निकालकर अब अनिका के दोनों ही पाँव की अब ड्रेसिंग करने लग जाती है। कुछ देर में जैसे ही उसकी ड्रेसिंग कंप्लीट हुई तो अब स्वाति मल्होत्रा अनिका की तरफ देखती है और उसे पता था कि अनिका वैसे तो नहीं मानेगी, इसलिए वो अनिका को यहाँ पर एक पेन किलर का जल्दी से एक इंजेक्शन भी इंजेक्ट कर देती है। इधर जैसे ही इस अनिका को ये इंजेक्शन इंजेक्ट हुआ तो जिसकी वजह से अनिका एक गहरी नींद में चली जाती है ताकि वो इस इंजेक्शन के थ्रू कुछ देर तक आराम कर सके। तो वहीं रोहित अभी भी अनिका को लेकर काफ़ी चिंतित था, इसलिए रोहित के चेहरे पर परेशानी को देखकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, अनिका ठीक है रोहित, ज़्यादा परेशान मत हो। इस बात पर अब रोहित कहता है, नहीं माँ, कुछ ठीक नहीं है। आज जो कुछ भी हुआ वो सब मेरी ही वजह से हुआ है। आज मेरी पत्नी और मेरी माँ आज दोनों ही तकलीफ में हैं और वो भी सिर्फ मेरी ही वजह से। अगर आज मैं ये सब कुछ नहीं करता तो आज ऐसा ये इंसिडेंट होता ही नहीं। इधर रोहित को इस तरह से पश्चाताप में देखकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, रोहित देखो, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अपने आप को गिल्टी फील मत कराओ, परेशान मत हो। लेकिन हाँ, एक बात तो है, आयशा को तुम्हारे पियानो बजाने से आयशा के डर का क्या संबंध है? क्या तुम मुझे बता सकते हो? क्योंकि ये बात सिर्फ एक पियानो की नहीं बल्कि बात कुछ और थी। स्वाति की इस बात पर अब रोहित कहता है, वो सब तो मुझे नहीं पता है माँ, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि मासी इसके बारे में जरूर कुछ जानती हैं। मासी जरूर हमें कुछ बता सकती हैं। अब यहाँ पर रोहित की ये बात सुनते ही स्वाति मल्होत्रा कहती है, तुम इस बात की चिंता मत करो, इस पियानो का क्या राज है ये तो मैं भी जरूर पता लगा कर ही रहूंगी। क्योंकि जो चीज़ आज मैंने देखी है ये सच में मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग थी। तुम अभी यहाँ पर अनिका का ख्याल रखो। और हाँ, तुम्हारे दोनों ही पापाओं का क्या हाल है? क्या तुम्हें उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है? अब स्वाति की इस बात पर रोहित कहता है, उनकी प्लानिंग हो चुकी है माँ। इनफैक्ट इतना ही नहीं, उन्होंने तो ब्लैक पैलेस का मैप भी तैयार किया हुआ है। मुझे इसके बारे में जानकारी मिली है। रोहित की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, जरा देना तो मुझे। अब यहाँ पर स्वाति की इस बात पर रोहित अब साइड टेबल की तरफ देखता है और अब वो वहाँ से उठकर अब उस ड्रॉर को खोलकर अब उसमें से एक फाइल को निकालकर स्वाति मल्होत्रा को दे देता है और कहता है, ये लीजिए माँ। इधर रोहित के हाथ से अब उस फाइल को लेकर अब स्वाति मल्होत्रा अब उनके रूम से चली जाती है। तो वहीं रोहित अब यहाँ पर अनिका के पास बैठकर उसके माथे पर उस पर हल्की हल्की थपकी देने लगता है। हालांकि अनिका खुद इस इंजेक्शन की वजह से पहले ही सो चुकी थी, लेकिन रोहित अभी भी ऐसे करता है जैसे वो अनिका को सुलाने की कोशिश कर रहा हो। तो वहीं दूसरी तरफ
इधर आयशा का गुस्सा अभी भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। आयशा अपने गुस्से में अभी भी ज़्यादा पैनिक कर रही थी और अनंता अब आयशा को इस तरह से देखकर उसे संभालने की कोशिश कर रही थी कि तभी वहाँ पर अब किंग आ जाते हैं। उनके हाथ में यहाँ पर एक बाउल था। इधर किंग के हाथ में इस बाउल को देखकर अब अनंता कहती है, लाओ मुझे दो ये। अनंता की इस बात पर अब किंग कहते हैं, तुम चिंता मत करो अनंता। और ये कहते हुए ही किंग अब आयशा के माथे पर अब उस लेप को लगा देते हैं, क्योंकि ये वही लेप था जिससे आयशा शायद जल्दी ही शांत हो जाती। तो जैसे किंग ने सोचा था बिल्कुल वैसे ही हुआ। जहां आयशा एक तरफ अपने गुस्से को शांति नहीं कर पा रही थी, लेकिन जैसे ही ये लेप अब आयशा के माथे पर लगा तो इससे आयशा कुछ ही देर में गहरी नींद में चली जाती है। आयशा को ऐसे देखकर अब अनंता कहती है, समझ में नहीं आता है कि आखिर क्या हुआ है इसे, ये इतना पैनिक क्यों कर गई। अब अनंता की ये बात सुनते ही अब किंग कहते हैं, इसे पियानो बजाने से डर लगता है और इसीलिए ये इस तरह से पैनिक कर गई।